हाँ जी दोस्तों, इतना कुछ पढ़ लिया तो चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं आपके मॉड्यूल के, और उसके बाद थोड़े से केस स्टडीज को और नजर देख लेंगे, ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, थोड़ा सा पता लग जाए कि किस तरीके से आपको आंसर को लिखना है। ठीक है, सबसे पहला आपके पास जो एमसीक्यू है वो बात करता है फॉर अपॉइंटिंग एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, मतलब जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है उसके अलावा किसी और ऑडिटर को आप अपॉइंट करना चाह रहे हो, उसके लिए कौन से नोटिस की आवश्यकता होती है। स्पेशल नोटिस, ऑर्डिनरी नोटिस, नीदर ऑर्डिनरी नॉर स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड, अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आपको पता है कि जब भी आप ऑडिटर को अपॉइंट करते हो अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, तो उस केस में आपको स्पेशल नोटिस की आवश्यकता होती है। तो आपका ए आंसर जो है वो वहां पे परफेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आता है जो बात करता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी फर्स्ट ऑडिटर शैल अपॉइंट विद इन, एक बार कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हुई तो आपने देखा है कि जो बोर्ड है हमारा, उस बेचारे बोर्ड को 30 दिनों के अंदर अंदर पहले ऑडिटर को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो आंसर आपका ए जो है वो यहाँ पे परफेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट कहता है द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड बाय, जो ऑडिटर होंगे हमारी कंपनी के, सॉरी गवर्नमेंट कंपनी के, वो किसके द्वारा अपॉइंट या रीअपॉइंट किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसी गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट की चर्चा होती है तो सबसे बड़ा चेहरा जो दिखाई देता है वो होता है हमारा सीएजी का। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट के लिए। और अगला जो लास्ट सवाल आता है वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड सर्विसेज टू रेंडर बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो सेक्शन 144 आपको याद होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ सर्विसेज लिस्ट डाउन थे, मैंने आपको कहा था बस वो लिस्ट को ध्यान रखें मोटा मोटा, उसी से रिलेट करके आपका आंसर कवर हो जाएगा हमेशा। तो यहाँ पे कह रहा है पहला पॉइंट डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा कह रहा है मेकिंग रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी और on the accounts examined by him, compliance with the accounting standard, reporting of fraud against the company by officers or employees to the central government। तो ऐसी कौन सी चीजें जो प्रोहिबिटेड के अंदर आती है। तो बाकी जो तीनों चीजें लिखी हैं वो तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एक ऑडिटर को परफॉर्म करना होता है, तो उसके अंदर ऐसी कोई प्रोहिबिटेड बातें नहीं थी। जो ए ऑप्शन था उसी के अंदर प्रोहिबिटेड सर्विसेज के लिस्ट के अंदर वो शामिल है सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग, जो कि बात करता है डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ए इसका परफेक्ट आंसर है हमारा। नाउ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं थोड़े से। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द प्रोसीजर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनिंग द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आपको प्रोसीजर बताना है और प्रोविजंस को एक्सप्लेन करना है। कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर व्हेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिड नॉट अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ध्यान रखें, आप सवाल में लिखा है 1 मंथ, अच्छी बात है, पर कभी भी आंसर में 1 मंथ ना लिखें। आपको 30 डेज पता है तो 30 डेज ही लिखना है, आपको 1 मंथ का वर्ड यूज नहीं करना। ठीक है, अच्छा, तो कह रहा है कि भैया अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे फेल हो गए तो उस केस में क्या होगा। तो आपको पता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 क्या कहता है। वो कहता है कि बोर्ड को 30 दिनों में अपॉइंट कर लेना है। अगर आप अपॉइंट नहीं कर पाया, मतलब अगर वो फेल हो गया, तो वो इन्फॉर्म करेगा मेंबर्स को, और मेंबर्स जो होंगे वो 90 दिनों के अंदर अंदर ईजीएम के अंदर अपॉइंट करेंगे। मतलब एक ईजीएम कंडक्ट कराई जाएगी और उस ईजीएम के अंदर 90 दिनों के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो क्या प्रोसीजर होगा, मतलब बोर्ड फेल हो गया तो बोर्ड को क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहला काम करना है कि मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देगा। दूसरा पॉइंट कि वो सारे स्टेप्स लेगा ताकि वो एक ईजीएम को कंडक्ट करा सके। ईजीएम को कंडक्ट कराने के लिए 90 दिनों के अंदर अंदर वो सारे स्टेप्स को लेगा, ईजीएम की इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी करेगा। उसके बाद जो मेंबर्स होंगे हमारे वो ईजीएम के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, ऑब्वियसली विद इन 90 डेज होने वाला है। और जो पहला ऑडिटर हमारा अपॉइंट होगा फर्स्ट ऑडिटर, वो कब तक के लिए ऑफिस को होल्ड करेगा, तो वो होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट ईजीएम, जो आपका फर्स्ट ईजीएम होने वाला है उसके कंक्लूजन तक वो होल्ड करके चलेगा। दूसरा सवाल था इसी के अंदर, रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटेड इन लास्ट ईजीएम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस टर्म। भैया एक्सपायरी टर्म इसकी एक्सपायर हुई नहीं है और आपको इसको रिमूव करना है। तो आपने देखा था कि रिमूव करने के लिए क्या प्रोसीजर, तो आपको इसको बेहतरीन तरीके से ना पूरा प्रोसीजर लिखोगे ज्यादा अच्छा है। यहाँ जो आंसर लिखा गया है वो कंप्लीट नहीं है, तो मैं इसलिए यहाँ से रीड आउट नहीं कर रहा हूँ। 140 का आपको पूरा पूरा प्रोसीजर लिखना है कि क्या होता था। सबसे पहले एक नोटिस आता था बोर्ड के पास, बोर्ड उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन पास करता था। बोर्ड रेजोल्यूशन जब पास कर लेता था तो उस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद वो अप्रूवल सीकिंग के लिए एक एप्लीकेशन भेजते थे, किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट उसका अगर अप्रूवल दे देती थी तो अप्रूवल के बाद एक मीटिंग रखी जाती थी जिसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना होता था। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से पहले पहले ऑडिटर को देना पड़ता था अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और उसके बाद जाके स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता था, उसके बाद जाके रिमूवल पॉसिबल होता था। ठीक है ना, तो इसी चीजों को यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि भैया स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसके बाद ही हमारा रेजोल्यूशन पास होगा। ऑडिटर को भी दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन देते तो उसका फॉर्म यूज करना है आपको एडीटी नंबर 2, जिस फॉर्म के अंदर आप फाइल करोगे एप्लीकेशन ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा, जो आपका बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल होगा, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन जो पास होगा उसके कितने दिनों के अंदर आपको एप्लीकेशन देनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वहां पे टाइम लिमिट आपके पास 30 डेज का, कि एक बार बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल आ गया तो उसके बाद आपको जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी होगी, कितने दिनों के अंदर, 60 डेज के अंदर। आपको यहाँ पे जनरल मीटिंग रखा हुआ है, बट ये हमेशा हमेशा क्या होगा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ही होगा, और वहां पे आप पास करोगे स्पेशल
रेजोल्यूशन। नंबर 2 सवाल आता है आपका, 1/4 ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ एएमसी लिमिटेड वाज हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। 1/4 जो है वो किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास है सब्सक्राइब कैपिटल का। ठीक है जी। मिस्टर नीरज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट द एनुअल जनरल मीटिंग हेड ऑन 30th अप्रैल 2018 बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है। मिस्टर संजय एक शेयर होल्डर हैं, वो ऑब्जेक्ट करते हैं मैटर को, कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर नीरज ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। मतलब कि जो अपॉइंटमेंट हुई है ये वायलेशन करते हुए हुई है। डिसाइड करें वेदर द ऑब्जेक्शन ऑफ मिस्टर संजय इज टेनेबल, क्या ये जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ये टेनेबल है। एग्जामाइन करने हैं द कंसिक्वेंसेज ऑफ द अबव अपॉइंटमेंट अंडर द सेड एक्ट। ऑब्वियस सी बात है, एक कंपनी जहां पे कि 1/4 कैपिटल होल्ड किया हुआ है गवर्नमेंट ने, 1/4 को मतलब 25%। अगर किसी के पास, किसी गवर्नमेंट के पास, किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या किसी भी उनकी कॉम्बिनेशन के पास अगर 25% का शेयर कैपिटल होता है, दैट डजंट मीन कि वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। और अगर वो गवर्नमेंट कंपनी हुई ही नहीं तो उस केस में सीएजी का रोल नहीं आता, मतलब सीएजी अपॉइंटमेंट वगैरह को नहीं करता है, वहां पे बोर्ड और मेंबर्स ही करते हैं इन सारी एक्टिविटीज को पूरा। तो इसलिए यहाँ पे जो बोर्ड के द्वारा कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया गया है बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको इसको थोड़ा सा प्रोविजन लिख देना है सेक्शन नंबर 139 का, और उसके बाद बता देना है कि जो हमारे संजय जी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट हुआ है बिल्कुल वैलिड है, एज पर एक्ट है। अगली बात आती है, ईएफ लिमिटेड अपॉइंटेड एन इंडिविजुअल फॉर्म नरेशन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट द एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 30th अप्रैल 2018। मिसेस कमला वाइफ ऑफ मिस्टर नरेश इन्वेस्ट करती है इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख ऑफ ईएफ लिमिटेड। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ, मतलब 1 लाख के सिक्योरिटीज होल्ड कर रखे हैं 15 अक्टूबर 2018 को। ओके, बट नरेशन कंपनी कंटिन्यूज टू फंक्शन एज ए स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कह रहा है जी नरेशन कंपनी जो है वो फिर भी स्टैच्यूटरी ऑडिटर है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको एडवाइस करें क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आपको ध्यान होना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। डिस्क्वालिफिकेशन में आपने देखा था कि कोई ऑडिटर ना खुद, ना उसका कोई पार्टनर, ना उसका कोई रिलेटिव होल्ड कर सकता है किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज, अगर उसको ऑडिटर रहना है तो, अदरवाइज वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। फिर हमने इसका प्रोविजन देखा था, प्रोविजन के अंदर यह था कि रिलेटिव को परमिशन है 1 लाख रुपए तक, मतलब कि रिलेटिव अगर 1 लाख रुपए तक का होल्ड करके रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। और अगर बियॉन्ड चला जाता है तो करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे ऑडिटर के द्वारा, ताकि विद इन 60 डेज उसको करेक्ट कर सके, अदरवाइज वो माना जाएगा कि ऑफिस वैकेट कर गया। तो यहाँ पे बिल्कुल 1 लाख है विच इज विद इन दी, मतलब जो स्टैच्यूटरी लिमिट है या थ्रेशोल्ड लिमिट है आपके उसके अंदर ही है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारी नरेशन कंपनी जो है वो स्टैच्यूटरी ऑडिटर की तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस डिस्क्वालिफिकेशन को आप प्रोविजन को लिखेंगे, उसके बाद अपने पैक को लिखेंगे और एट द एंड अपना कंक्लूजन यहाँ पे कोट करेंगे। अगला सवाल आता है जिसमें कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द ऑडिटर विल अपॉइंटेड इन द फॉलोइंग केस। गवर्नमेंट कंपनी विद द मीनिंग ऑफ 394 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कह रहा है गवर्नमेंट कंपनी है, उस केस में ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे 2 टाइप के ऑडिटर होते हैं, एक होता है फर्स्ट ऑडिटर, एक होता है सबसिक्वेंट ऑडिटर। तो फर्स्ट ऑडिटर की अगर बात करें तो ऑब्वियसली बात है वो कौन अपॉइंट करेगा, हमारा सीएजी अपॉइंट करेगा। कितने दिनों के अंदर करेगा, 60 डेज के अंदर करेगा। अगर वो फेल हो जाता है तो कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा। और कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों के अंदर करेगा। बोर्ड भी फेल हो गया तो क्या होगा, वो इन्फॉर्म करेगा मेंबर को, और मेंबर अपॉइंट करेगा कितने दिनों के अंदर, 60 डेज के अंदर। कहां पे, ईजीएम के अंदर। और जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा वो होल्ड करेगा हमारे ऑफिस को टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। ठीक है, तो बेसिकली 60-30-60 वाला रूल है, कुछ खास नहीं है। सबसिक्वेंट ऑडिटर की बात करें तो जो सबसिक्वेंट ऑडिटर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं हमारे सीएजी के द्वारा। कितने दिनों के अंदर, 180 डेज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसके जैसे फाइनेंशियल ईयर बेसिकली स्टार्ट होगा उसके 180 दिनों के अंदर अंदर, मतलब कि आपका आधा साल बीता होगा उसके तक आपके सीएजी के द्वारा ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे सेकंड सवाल था, क्या था, A public company whose shareholding including XYZ Bank, a nationalized bank holding 18% of subscribed capital of the company। तो उस केस में बेसिकली ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। तो 18% अगर किसी बैंक का शेयर होगा दैट डजंट मीन कि वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी अगेन। तो गवर्नमेंट कंपनी अगर नहीं होगी तो इसमें नॉर्मल कंडीशन आपका अप्लाई होगा जो कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर होता है। मतलब कि जो हमारा कंपनी होगी वो ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे हमारे फर्स्ट एजीएम के अंदर। ऑब्वियसली बात है वो 6th एजीएम तक हमारा ऑडिटर रहेगा, जब तक 6th एजीएम हमारी कंक्लूड नहीं हो जाती। ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले आपको उससे लेना होगा एक रिटर्न कंसेंट, अलॉन्ग विद दैट एक लेना होता है आपको सर्टिफिकेट, जिसके अंदर वो कुछ प्री रिक्विजिट चीजें होती हैं जो आपने पढ़ी हैं, वो सारी चीजें उसको कोट करनी होती हैं और सर्टिफाई करना होता है कि कोई भी इस टाइप की वायलेशंस नहीं हो रखी है। एक बार आपने सारी चीजें एग्री कर ली, अप्रूवल मिल गया और आप चाहते हो ऑडिटर को अपॉइंट करना है, तो उसके बाद आप उसको इन्फॉर्म भी करोगे अपने ऑडिटर को कि भैया आप तुमको अपॉइंट कर लिया गया है। और अलॉन्ग विद दैट आपको एक नोटिस फाइल करना होता है रजिस्ट्रार के पास, जो कि 15 दिनों के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। मतलब आपकी अपॉइंटमेंट हो गई ऑडिटर की, उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार को फाइल करके सूचित करोगे कि हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है और ये है पर्टिकुलर्स उस ऑडिटर के। नाउ अगला सवाल आता है, एग्जामाइन द फॉलोइंग सिचुएशन इन लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कह रहा है मिस्टर आयुष एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड इन सितंबर 2018 in which he accepted the assignment. Subsequently in January 2019 he joined B as a partner in the consultancy firm of B
मिस्टर बी इज ऑल्सो वर्किंग एज अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ऑफ एक्स लिमिटेड। डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, आपको याद आना चाहिए। एक डिस्क्वालिफिकेशन थी जहां पे कहा गया था कि कंपनी के एम्प्लॉय ऑफिसर का कोई पार्टनर या कोई एम्प्लॉय जो है वो ऑडिटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक तरीके से वही हो गया कि जो ऑडिटर था उसने कंपनी के एम्प्लॉय के साथ पार्टनरशिप कर ली, तो एक तरीके से पार्टनरशिप कर ली तो वो कंपनी के एम्प्लॉय का पार्टनर हो गया, तो वो हमारा ऑडिटर नहीं बन सकता, उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपका सेक्शन 141 था, उसका सबसेक्शन 3 था, उसका क्लॉज सी था जो कि बात करता था कि कंपनी के एम्प्लॉय या फिर ऑफिसर का पार्टनर या फिर उसका एम्प्लॉय जो है वो डिस्क्वालिफाइड माना जाता है। तो आप बेसिकली इसका प्रोविजन लिखोगे और एट द एंड इसका कंक्लूजन लिखोगे। अगला सवाल आता है, मिस्टर अभी, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ अभिमान Limited having face value of 1000, whether Mr. Abhi is qualified for appointment as a auditor of Abhiman Limited। तो अगेन यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन आएगी जो कि आपकी होती थी शेयर होल्डिंग के रिगार्डिंग में। सेक्शन कौन सा था? 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 1, जो कि बात करता था कि ना ही ऑडिटर खुद, ना ही उसका रिलेटिव, ना ही उसका पार्टनर जो होल्ड कर सकता है उस कंपनी में आपकी सिक्योरिटी जिसमें भी आप ऑडिटर बनना चाह रहे हो। आपके पास फिर देखा गया था कि रिलेटिव के पास पावर 1 लाख रुपए तक की, लेकिन खुद के पास और पार्टनर के पास 1 रुपए की भी पावर नहीं है। तो यहां पे इसने होल्ड कर रखे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि 1000 की सिक्योरिटी भी आपकी वायलेशन के लिए काफी है, तो उसके हिसाब से आप डिस्क्वालिफाइड माने जाओगे फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर। चलिए, तो ये एक तरीके से थोड़ा सा रिवीजन था आपका पूरे के पूरे ऑडिट वाले सेक्शन का, जिसके अंदर हमने 139 से लेकर 148 की बात की थी पीछे सेक्शंस के अंदर। कुछ सवाल थे इसके ऊपर, कुछ सवाल आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने प्रोविजन से पढ़ रखे तो आपको सवालों के अंदर कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, जैसा कि आपने इसके अंदर देखा है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा ये एरिया कंपाइल होता है। कुछ एक टिप्स आपको देना रह जाता है कि भैया आपने पढ़ तो लिया, पूरा ज्ञान पा तो लिया, लेकिन इसको रिवाइज कैसे करोगे और उसको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ टिप्स दूंगा आपको आपकी नेक्स्ट और एक तरीके से लास्ट वीडियो में।